हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी। मैं संजय कुमार हाजिर हूं आप सबके सामने आपका अपना स्टडी चैनल लेकर के स्टडी टेबलेट 8th क्लास की ज्योग्राफी से चैप्टर नंबर 2 लेकर के आए हैं। बहुत डिमांड के बाद हम इस चैप्टर को बनाने जा रहे हैं। इस चैप्टर की वीडियो को हम तैयार कर रहे हैं और यहाँ पर सरल लैंग्वेज में हम इस चैप्टर को समझेंगे। चैप्टर में क्या बताया गया है, भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और अन्य जीवन संसाधन। तो इन सब के विषय में हम इस चैप्टर के विषय में जानेंगे। तो देखिए, हम 2 वीडियो में इस चैप्टर को क्लियर कर लेंगे। तो यहाँ बताया गया तंजानिया। तंजानिया कहाँ है? अफ्रीका में। तंजानिया के एक छोटे गांव में मांबा प्रातः जल्दी उठती है। तो तंजानिया का एक गांव है छोटा सा, वहां पर मांबा नाम की लड़की है और वो जल्दी उठती है। उसे बहुत दूर जाना होता है और वह बहुत घंटों के बाद लौटती है। इसके बाद वह घर के कार्यों में अपनी माँ का हाथ बटाती है और अपने भाइयों की बकरियों की देखभाल में सहायता करती है। उसके परिवार के पास उनकी छोटी झोपड़ी के चारों तरफ चट्टानी भूमि का एक भाग है। तो देखिए यहाँ पर क्या बताया गया है कि उसके परिवार में कौन है, उसकी बहन है, उसकी माँ है और उसके काम के हाथ में बटाने का काम करती है मांबा। और यहाँ पर उसके भाई भी हैं जो बकरियों की देखभाल करते हैं। ये सब बातें हमें पता चलती है। तो आगे बताया है, मांबा के पिता कठिन परिश्रम के बाद मात्र कुछ सेम और मक्का ही उगा सकते हैं। तो उनके पिता जो है कठिन परिश्रम करने के बाद बस इतना ही पैसा जुटा पाते हैं जिससे कि वो सेम और मक्का ही अपने खेत में उगा पाए। फिर भी यह उनके परिवार को वर्ष भर खाने के लिए पर्याप्त नहीं है। अब यहाँ बताया गया है कि जो वो उगाते हैं उनके पिता इतनी मेहनत करने के बाद भी, फिर भी ये सब इतना पर्याप्त नहीं है। फिर पीटर के विषय में यहाँ पता चल रहा है। पीटर न्यूजीलैंड के भेड़ पालन प्रदेश के मध्यवर्ती हिस्से में रहता है। तो न्यूजीलैंड के एक क्षेत्र में रहने वाला, न्यूजीलैंड जो देश है उसके एक प्रदेश में रहने वाला व्यक्ति जो पीटर है उसके विषय में बताया गया है, जहां उसका परिवार ऊन प्रक्रमण का मतलब क्या है कि ऊन की कताई करने का कारखाना चलाते हैं। रोज जब पीटर स्कूल से लौटता है तो अपने चाचा को अपनी भेड़ों की देखभाल करते हुए देखता है। ठीक है, उनका भेड़ों का बड़ा बाड़ा कुछ दूरी पर पहाड़ियों से सटे हुए एक विस्तृत घास के मैदान पर स्थित है। यहाँ नवीनतम प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करते हुए एक वैज्ञानिक विधि से इसका प्रबंधन किया जाता है। पीटर का परिवार जैविक कृषि द्वारा सब्जियां भी उपजाता है। तो देखिए यहाँ पर मांबा की अपेक्षा जो अफ्रीका में रहती है तंजानिया क्षेत्र में, तो वहाँ उसकी अपेक्षा यहाँ जो न्यूजीलैंड में पीटर रह रहा है उसकी कंडीशन कुछ अच्छी है। तो पीटर और मांबा विश्व के 2 विभिन्न स्थानों में रहते हैं और बहुत भिन्न जीवन व्यतीत करते हैं, यानी कि जीते हैं। यह विभिन्नता भूमि की गुणवत्ता, जल, मृदा, प्राकृतिक वनस्पति, प्राणियों और प्रौद्योगिकी के उपयोग की भिन्नता के कारण है। तो देखिए यहाँ पर इस विभिन्नता के कई मुख्य कारण हो सकते हैं। जल हो सकता है, मृदा हो सकती है, प्राकृतिक वनस्पति हो सकती है, प्राणियों और प्रौद्योगिकी के उपयोग की विभिन्नता के कारण भी यह हो सकता है। इन क्षेत्रों का एक दूसरे से भिन्न होने का मुख्य कारण इस प्रकार के संसाधनों की उपलब्धता है। तो ये संसाधन जहाँ जैसे मिलते हैं वैसे ही वहाँ पर जो अनुकूल परिस्थितियाँ हैं वो पाई जाती हैं। तो यहाँ इस चैप्टर से आपको पता चला है कि किस तरह से 2 क्षेत्रों के बीच में ये भौगोलिक और प्राकृतिक जो विभिन्नताएं हैं उसकी वजह से कैसे किसी व्यक्ति के जीवन पर प्रभाव पड़ता है। यहाँ क्या आप जानते हैं में हम देखते हैं, बड़े ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर पॉइंट छिपे होते हैं। विश्व की 90% जनसंख्या भूमि क्षेत्र के 30% हिस्से पर ही रहती है।
ये कह रहा है कि विश्व की जो 100% भूमि है उसके 30% हिस्से पर ही 90% जनसंख्या निवास करती है और शेष 70% भूमि पर या तो विरल जनसंख्या है अथवा वह निर्जन है, यानी कि वहां पर कोई जन है ही नहीं, ये बताया गया है। तो देखिए बहुत ही बढ़िया यहाँ पॉइंट हमें पता चला है। आगे देखते हैं यहाँ पर भूमि के विषय में। हमारा चैप्टर जब शुरू हुआ था, चैप्टर के नाम में पहला ही पॉइंट भूमि है। तो अब हम देखेंगे सभी महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों में भूमि भी सम्मिलित है। भूपृष्ठ के कुल क्षेत्रफल का लगभग 30% हिस्सा भूमि है। इतना ही नहीं, इस थोड़े से प्रतिशत के भी सभी भाग आवास योग्य नहीं है। तो भूमि पर रहने योग्य जो क्षेत्र है वो है 30%, लेकिन इस 30% पर भी पूरी तरह से रहने योग्य ये स्थान नहीं है। यहाँ पर जलवायु और भूमि के भिन्न भिन्न लक्षणों के कारण विश्व के विभिन्न भागों में जनसंख्या का वितरण असमान पाया जाता है। देखिए जलवायु विपरीत होगी तो वहां पर जनसंख्या के जो संख्या है उस पर असर पड़ेगा, और अगर भूमि विपरीत होगी यानी कि जैसे कि पहाड़ होंगे या दलदली भूमि होगी, ये रेगिस्तानी भूमि होगी, तो भी वहां की जनसंख्या पर असर पड़ता है। उगड़ खाबड़ सतलाकृति पर पर्वतों के तीव्र ढाल, जल भराव लिए अति प्रभावित निम्न क्षेत्र और मरुस्थल क्षेत्र से सघन वन क्षेत्र सामान्यतः विरल या निर्जन हैं। तो वहां पर जो जीवों की संख्या है, मनुष्य की संख्या है, इन क्षेत्रों में अपेक्षाकृत कम मिलेगी। फिर है नदी घाटियों और उर्वर मैदानों में कृषि के लिए उपयुक्त भूमि उपलब्ध है, इसलिए ये क्षेत्र विश्व के सघन बसे क्षेत्र है। तो यही कारण है कि विश्व में सर्वाधिक मात्रा में जनसंख्या इन्हीं क्षेत्रों में निवास करती है। तो डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा, और हम कोशिश कर रहे हैं जो आप लोगों के लिए बीच में मुश्किल शब्द है उनको सरल किया जाए। यहाँ पर उर्वर बताया है तो इसका मतलब है उपजाऊपन, जो मिट्टी या भूमि है उसका उपजाऊपन होना, है ना। फिर आगे देखिए भूमि उपयोग। तो भूमि उपयोग के विषय में जानेंगे। भूमि का प्रयोग विभिन्न कार्यों के लिए किया जाता है, जैसे, तो देखते हैं किन किन कार्यों के लिए भूमि का प्रयोग किया जाता है। जैसे वानिकी क्या होता है, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए, बाग बगीचे लगाना, सब्जियां उगाना, ये वानिकी में आ जाता है। फिर कृषि है, फसलें उगाना आता है। खनन, फिर यहाँ पर सड़कों और उद्योगों की स्थापना, सामान्यतः इसे भूमि उपयोग कहते हैं। क्या आप पीटर और माम्बा के परिवारों के भूमि उपयोग के विभिन्न तरीकों की सूची बना सकते हैं? तो यहाँ पर बताया है उस तरीके से भूमि को इस्तेमाल करने की एक सूची आपको बतानी है कि किस तरह से माम्बा और पीटर के यहाँ भूमि का इस्तेमाल किया जाता है। भूमि का इस्तेमाल भौतिक कारकों द्वारा निर्धारित किया जाता है, जैसे सतलाकृति, जलवायु, मृदा, खनिज और जल की उपलब्धता। मानवीय कारक जैसे जनसंख्या एवं प्रौद्योगिकी भी भूमि उपयोग प्रतिरूप के महत्वपूर्ण निर्धारक हैं। तो ये जो मानवीय कारक हैं जिसमें जनसंख्या प्रौद्योगिकी है, ये भी एक निर्धारक का कार्य करते हैं कि भूमि का स्वरूप कैसा होगा और वहाँ कैसी जनसंख्या निवास करेगी। तो चयनित देशों में भूमि उपयोग के लिए हम देख सकते हैं, यहाँ पर एक टेबल दी हुई है, इसमें फसल योग्य भूमि बताई है, यहाँ चरागाह बताए हैं, यहाँ वन बताए हैं, तो यहाँ अन्य उपयोग के लिए जो भूमि होती है वो बताई है। तो देखिए यहाँ देश जो हैं उनके नाम बताए गए हैं। ऑस्ट्रेलिया में फसल उगाने योग्य भूमि 6% है, तो वहीं चरागाह के लिए 56% है, और ऑस्ट्रेलिया में 14% वन पाए जाते हैं। अन्य उपयोग में 24% इसका स्थान है। इसके बाद हमारा ब्राजील जो है वो 9% फसलें उगाता है अपनी भूमि के 9% हिस्से पर, और चरागाह 20% है। वहीं वन 66% है ब्राजील में, और
अन्य उपयोग के लिए 5% भूमि है। फिर कनाडा का नंबर है यहाँ 5, 4, 39 और 52, यानी कि अन्य उपयोग के लिए यहाँ सर्वाधिक 52 है। फिर चाइना का नंबर आता है 10% भूमि पर फसल उगती है। चरागाह के लिए यहाँ 34% भूमि है, वनों के लिए 14% और अन्य उपयोग के लिए 42%। अब फ्रांस का नंबर है 35% भूमि पर फ्रांस में फसल उगाई जाती है। उसके बाद 21% भूमि पर चरागाह है और यहाँ पर 27% भूमि पर वन है, तो अन्य के लिए इसका इस्तेमाल 17% किया जाता है। अब हमारे इंडिया का यहाँ जिक्र किया जाता है। विश्व की सबसे ज़्यादा फसल उगाने वाला देश हमारा देश 57% भूमि का इस्तेमाल करता है और इसमें 4% भूमि पर ही चरागाह पाए जाते हैं और 22% भूमि पर वन है तथा अन्य उपयोग के लिए 17% पाई जाती है। तो इस तरह से हम इस टेबल को समझ सकते हैं और हमारे देश की जो भू आकृतियां हैं, जो उनके उपयोग की स्थिति है, उसको हम समझ सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर आप लोगों को बताया गया है निजी भूमि एवं सामुदायिक भूमि के आधार पर भी भूमि को विभक्त किया जाता है या जा सकता है। यहाँ पर कहा है कि निजी और सामुदायिक भूमि के आधार पर भूमि को बांटा जा सकता है। कोई भाई एक व्यक्ति मालिक हो या एक परिवार मालिक हो और एक पूरा समुदाय मालिक हो, इसके आधार पर बांटा जाता है, जैसे सामलात भूमि है ना। तो निजी भूमि व्यक्तियों के स्वामित्व में होती है जबकि सामुदायिक भूमि समुदाय के स्वामित्व में होती है। सामान्य रूप से इसका प्रयोग समुदाय से संबंधित व्यक्तियों के लिए किया जाता है, जैसे कि फलों, चारा, नट, औषधीय बूटियों को इकट्ठा करना। इन सामुदायिक भूमि को साझा संपत्ति संसाधन भी कहते हैं। जनसंख्या और उनकी मांग सदैव बढ़ती रहती है परंतु भूमि की उपलब्धता सीमित है। तो यहाँ पर जनसंख्या बढ़ती रहती है तो भूमि की मांग भी बढ़ती रहती है, लेकिन भूमि तो उतनी ही होती है, वो तो बढ़ नहीं सकती। तो स्थान के अनुसार भूमि की गुणवत्ता में भिन्नता होती है। लोगों ने सामुदायिक भूमि पर व्यापारिक क्षेत्र बनाने और नगरीय क्षेत्रों में भवन बनाने तथा ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि योग्य भूमि का विस्तार करने के लिए अनाधिकृत हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया है। अब यहाँ पर भूमि की इतनी डिमांड बढ़ती जा रही है, वर्तमान समय में निरंतर डिमांड बढ़ रही है क्योंकि हमारी जनसंख्या भी बढ़ रही है और इसलिए उस जनसंख्या को ठहराने के लिए, बसाने के लिए भूमि की आवश्यकता है और उस जनसंख्या का पेट भरने के लिए, अत्यधिक कृषि करने के लिए भी भूमि की आवश्यकता है और उनके लिए वस्तुएं निर्मित करने के लिए, उद्योग स्थापित करने के लिए भी भूमि की आवश्यकता है। तो यहाँ पर मेन बात है कि भूमि उतनी ही है और जनसंख्या बढ़ती जा रही है। आज भूमि उपयोग प्रतिशत में विस्तृत परिवर्तन हमारे समाज में सांस्कृतिक परिवर्तनों को दर्शाते हैं। वर्तमान में कृषि और निर्माण संबंधी गतिविधियों के प्रसार से निम्नीकरण, मृदा अपरदन और मरुस्थलीकरण पर्यावरण के लिए प्रमुख खतरा है। तो देखिए इन सभी अन्य कारणों की वजह से, सांस्कृतिक कारणों की परिवर्तनों की वजह से, तो यहाँ पर भूमि के निम्नीकरण का खतरा बढ़ गया है, मृदा अपरदन होता है और मरुस्थलीय भूमि बनती जा रही है। तो इस तरह से हम इस भू जो हमारा बंटवारा है या पृथ्वी पर जिस तरह से भूमि का इस्तेमाल किया जाता है वो सब हम समझते हैं। आगे है भूमि संसाधन का संरक्षण। किस प्रकार से हम भूमि संसाधन का संरक्षण कर सकते हैं? तो देखिए, बढ़ती जनसंख्या तथा इसकी बढ़ती मांगों की वजह से वन भूमि और कृषि योग्य भूमि का बड़े पैमाने पर विनाश हुआ है। इससे इस प्राकृतिक संसाधन के समाप्त होने का भय यानी कि डर पैदा हो गया है। इसलिए विनाश की वर्तमान दर को निश्चित ही रोका जाना चाहिए। वनारोपण, भूमि उद्धार और रासायनिक कीटनाशकों तथा उर्वरकों के विनियमित इस्तेमाल तथा अतिचारण पर रोक आदि भूमि संरक्षण के लिए प्रयुक्त कुछ सामान्य उपाय हैं। तो इस तरह से यहाँ बताया गया है कि रासायनिक खाद को इस्तेमाल करने से रोका जाए
और जो वन है उनको ज़्यादा से ज़्यादा रोपित किया जाए, और जो यहाँ पर प्राकृतिक खाद होती है, जो नेचुरल खाद है, उसका इस्तेमाल किया जाए। अब यहाँ पर भू संकलन आया है शब्द, तो इसके विषय में जानेंगे। वैसे ये भू संकलन होता क्या है? भू संकलन होता है भूमि का अपनी जगह से खिसक जाना, उसकी जो जकड़ है, भूमि की जो बंधी हुई शक्ति है, उसका बिखर जाना। तो भूमि का अपनी जगह से खिसकना ही, उसका मलबे में बदल जाना ही भू संकलन कहलाता है। तो यह देखिए, भू संकलन को सामान्यतः सैल, मलबा या ढाल से गिरने वाली मिट्टी के बृहद संचलन के रूप में परिभाषित किया जाता है। यानी कि सैल या मलबा या फिर जो ढलान से गिरती हुई मिट्टी के रूप में ही इसको बताया जाता है। वे प्राय बाढ़, भूकंप और ज्वालामुखी के साथ घटित होते हैं। जब अचानक से जमीन हिलती है तो पहाड़ टूटते हैं, या बाढ़ आती है तो भूमि कट जाती है। तो इस तरह से ज्वालामुखी फटते हैं तो विस्फोट से भूमि के अंदर दरारें आ जाती हैं। अधिक समय तक भारी वर्षा होने से भूस्खलन होता है, ये बात भी सही है, और यह नदी के प्रवाह को कुछ देर के लिए अवरुद्ध कर देता है। नदी अवरुद्धता के सहसा फूट पड़ने से निचली घाटियों के आवासों में विध्वंस आ जाता है। तो जब ये नदी अवरुद्ध हो जाती है तो वहां पर, अवरुद्ध का मतलब है रुक जाना, नदी का मार्ग रुक जाना, तो वहां पर पानी इकट्ठा हो जाता है। जैसे 2012 में केदारनाथ में हुआ था, तो पानी जब लगातार इकट्ठा होता है तो आसपास के जो वहां क्षेत्र हैं, किनारों पर जो बसे हुए हैं, वो डूबने लग जाते हैं, जलमग्न होने लगते हैं। तो पहाड़ी भूभाग में भूस्खलन एक मुख्य और विस्तृत रूप से फैली प्राकृतिक आपदा है। पहाड़ी क्षेत्रों में ये भूस्खलन की समस्या तो जबरदस्त रहती है, जो प्राय जीवन और संपत्ति को हानि पहुंचाती है, यानी कि धन, जान माल दोनों का नुकसान करती है। आगे बताया है एक वस्तु स्थिति अध्ययन। वस्तु स्थिति अध्ययन में क्या है? हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में रेकांग पियो के पास पंजी गांव है। तो किन्नौर जिला है, वहां पर एक पंजी गांव है, और पंजी गांव में बड़े भूस्खलन के कारण राष्ट्रीय महामार्ग 22 की पुरानी हिंदुस्तान तिब्बत सड़क का 200 मीटर तक का हिस्सा नष्ट हो गया था। तो देखिए, जो पुरानी हिंदुस्तान तिब्बत की जो सड़क थी, उसके ऊपर मलबा आ गिरा और 200 मीटर तक की सड़क नष्ट हो गई। यह भूस्खलन पंजी गांव में तीव्र विस्फोटन द्वारा हुआ था। तो तीव्र विस्फोटन के द्वारा यह हुआ। विस्फोटन क्या होता है? जब एकदम से धमाके होते हैं। तो विस्फोटन के कारण ढाल का यह कमजोर क्षेत्र नीचे गिर गया और सड़क एक गांव के आसपास के क्षेत्र को क्षति पहुंची। ठीक है, पंजी गांव को किसी संभावित मानव विनाश से बचाने के लिए पूरा खाली करार दिया गया था। जब ये घटित हो रहा था, सड़क से पर मलबे के आने से पहले ही जब वहां पर मिट्टी धीरे धीरे गिरना शुरू हुई थी, तो पंजी गांव को खाली करा लिया गया था ताकि लोगों की जान का नुकसान ना हो। तो यहां पर न्यूनीकरण क्रिया विधि बताया है। ये न्यूनीकरण क्या है? निम्नीकरण की ही एक ये दूसरा रूप है न्यूनीकरण। यहाँ पर देखिए, वैज्ञानिक तकनीकों के विकास से हमें समझने में शक्ति मिली है कि भूस्खलन उत्पन्न होने के कौन से जो कारक हैं और उनका प्रबंधन कैसे करना है। भूस्खलन को रोकने की कुछ जो विधियां हैं वो क्या है, तो ये न्यूनीकरण के विषय में हम जानेंगे। तो यहां देखिए, नंबर 1 बताया है भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों का मानचित्र बनाकर उसमें प्रभावित होने वाली जगहों को इंगित करना। इस प्रकार इन इलाकों को आवास बनाने के लिए छोड़ा जा सकता है। तो देखिए, उन क्षेत्रों को जो है खाली छोड़ा जा सकता है जहां पर आवास बनाए जा सकते हैं। भूमि को खिसकने से बचाने के लिए प्रतिधारी दीवार का निर्माण भी किया जा सकता है। प्रतिधारी दीवार क्या होती है? जो पत्थरों को जाल या किसी अन्य चीज से बांध करके दीवार बनाना, है ना। फिर अगला पॉइंट बता रहा है कि भूस्खलन रोकने का सबसे प्रभावी तरीका वनस्पति आवरण में वृद्धि है। जितनी ज्यादा वनस्पति होगी उतनी ही ज्यादा मिट्टी बंधी रहेगी और भूस्खलन कम से कम होगा।
अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि झरना प्रवाहों और सतही अपवाह के साथ साथ भू संकलन की गतिशीलता को नियंत्रित करने के लिए पृष्ठीय अपवाह नियंत्रण उपाय कार्यान्वित किए गए हैं। तो पृष्ठीय जो भूमि के अंदर तीव्र गति से पानी बह रहा है उसको कंट्रोल करने की भी बहुत ही ज्यादा आवश्यकता है, ताकि वो अंदर ही अंदर भूमि को न काट सके। आगे हम जानेंगे मृदा के विषय में। मृदा के विषय में क्या है, कुछ शब्दावली है, इसमें शब्द आएंगे अपक्षय। अपक्षय क्या होता है, तापमान परिवर्तन, तुषार क्रिया, पौधों, प्राणियों एवं मनुष्य द्वारा अनावृत की गई शैलों का टूटना और क्षय होना, है ना, शैलों का टूटना और क्षय होना। तो देखिए पृथ्वी के पृष्ठ भाग पर दानेदार कणों के आवरण की पतली परत मृदा कहलाती है। स्थल रूप मृदा के प्रकार को निर्धारित करते हैं। मृदा का निर्माण चट्टानों से प्राप्त खनिजों एवं जैव पदार्थों और भूमि पर मिलने वाले खनिजों से होता है। यह अपक्षय प्रक्रिया के माध्यम से बनती है। अपक्षय जो होती है क्रिया, जब चट्टानें प्रकाश से, सूर्य के प्रकाश से सिकुड़ती हैं और फैलती हैं, और तब यहाँ पर अपक्षय की क्रिया होती है। जैव पदार्थों और खनिजों का सही मिश्रण मृदा को उपजाऊ बनाता है। तो यहाँ बताया गया है वनस्पति और ह्यूमस के साथ ऊपरी मृदा बताई गई है। फिर उसके बाद गाद बालू कले के साथ उप मृदा बताई है। फिर अपेक्षित चट्टानी पदार्थ बताया गया है, और फिर है जनक चट्टाने, नीचे जनक चट्टाने पाई गई हैं। तो देखिए यहाँ पर बताया है, क्या आप जानते हैं 1 सेंटीमीटर मृदा को बनने में सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं। बिल्कुल सही कहा, 1 सेंटीमीटर मृदा को बनने में सैकड़ों वर्ष लगते हैं। अब देखिए मृदा निर्माण के कारक बताए गए हैं। यहाँ पर मृदा निर्माण के मुख्य कारक जनक शैल का स्वरूप और जलवायवीय या जलवायविक कारक हैं। मृदा निर्माण के जलवायविक कारक क्या होते हैं, जो जलवायु होती है ना उसमें पाए जाने वाले कारक, है ना। आगे बताया है मृदा निर्माण के अन्य कारक स्थलाकृति, जैव पदार्थों की भूमिका है, और मृदा निर्माण में संगठन में लगा समय है। अलग अलग जगहों पर ये भिन्न भिन्न है। तो देखिए जनक शैल बताया है, रंग, गठन, रासायनिक गुण धर्म, मात्रा, खनिज, पारगम्यता को निर्धारित करती है रासायनिक जनक शैल। और यहाँ मृदा का निर्माण करेंगे ये सब मिलकर के। फिर आता है इसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। फिर इसके ऊपर ऊंचावच होता है, ढाल और तुंगता मृदा के संचय निर्धारित करते हैं। मृदा परिच्छेदिका की मोटाई को निश्चित करते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पर बताया गया है वनस्पति जात, प्राणी जात और सूक्ष्म जीव ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं। जब ये सभी मिलते हैं और साथ में ऊंचावच और जनक शैल, तो ह्यूमस का निर्माण होता है। फिर उसके बाद आप देखेंगे कि जलवायु वर्षा, ह्यूमस और अपक्षय निर्माण की दर को प्रभावित करती है। जलवायु इनके दर को प्रभावित करती है। जलवायु कैसी है, वहां पर कैसी वर्षा होगी, ह्यूमस कैसी है, अपक्षय कितना होता है, तो वो मृदा की दर को जो है प्रभावित करेगी। फिर समय के विषय में, समय मृदा परिच्छेदिका की मोटाई को निश्चित करता है। जितना समय वहां की जलवायु, स्थलाकृतियां, ऊंचावच, जनक शैल के माध्यम से प्राकृतिक रूप से लगता है, उतनी ही मोटी वहां की मृदा की जो है परत पाई जाएगी। तो यहाँ मृदा के विषय में हमने जाना कैसे ये मृदा बनती है, इसमें विशेषता क्या है। इसके बाद हम मृदा का निम्नीकरण और संरक्षण के रूप में जानेंगे, वो हम इस चैप्टर को क्लियर करेंगे हमारी अगली वीडियो में। बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है मृदा के विषय में, भूमि के विषय में, हमारी वनस्पति के विषय में। तो बिल्कुल ध्यान लगा करके इस चैप्टर को घोट करके पी जाना है, ताकि एनसीईआरटी के जो भी एग्जाम होते हैं उसमें आपको कामयाबी तुरंत मिले। तो जितने भी न्यू स्टूडेंट इस चैनल को देख रहे हैं, इसी तरह की यूजफुल वीडियोस के नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार, जय हिंद।